हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, हम बिहार पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का चैप्टर बाय चैप्टर बायोलॉजी का सेशन चला रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल के लिए काफ़ी अनिवार्य है। इसके पहले हम 9th क्लास में जितने भी चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का बना चुके हैं। ये 10 क्लास का सभी चैप्टर का निचोड़ है। इसके बाद हम चैप्टर बाय चैप्टर बायोलॉजी का 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे और आपके सामने लाएंगे, जो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए काफ़ी अनिवार्य है। तो प्रश्न शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, लगातार आप इस वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए। तो पहला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले छिद्र को हम क्या कहते हैं। सवाल है, पेड़ पौधों की जो पत्ती होती है, पत्ती के बाहरी त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्र को हम क्या बोलते हैं। तो उन छिद्र को हम रंध्र बोलते हैं और रंध्र को एस्टोमाटा भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें रंध्र जो होते हैं, एस्टोमाटा जो होते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन ख हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। एस्टोमाटा का प्रमुख कार्य क्या है। तो एस्टोमाटा का प्रमुख कार्य है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, मतलब यह गैसों का आदान प्रदान करता है और प्लस में जल वाष्प का उत्सर्जन भी करता है। अगला प्रश्न है, रंध्र घिरे होते हैं। रंध्र जो होते हैं किससे घिरे होते हैं। तो रंध्र एस्टोमाटा द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जो कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक के एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, द्वार कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। सवाल है, द्वार कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, भीतरी जो भित्ति होती है वही मोटी होती है, बाहरी और पार्श्व जो होती है मोटी नहीं होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पत्ते की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने हेतु किस अभिरंजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेफरेनिन। सेफरेनिन नामक अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। सवाल है, एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों सतहों पर, और द्विबीजपत्री की बात की जाए तो निचली सतह पर, और एक बीजपत्री में दोनों सतहों पर एस्टोमाटा होते हैं। अगला प्रश्न है, रंध्र एस्टोमाटा प्रायः तब खुलते हैं जब द्वार कोशिकाएं होती है। मतलब द्वार कोशिकाओं में क्या परिवर्तन होता है कि एस्टोमाटा खुलता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्फीत। क्या होता है स्फीत, जब सनलाइट पत्ती पर पड़ता है तो पत्ती से वाटर वेपर वाष्पित होने लगता है और एस्टोमाटा खुल जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। हाइड्रिला जो एक कोशिकीय पौधा है, इसमें रंध्र कहाँ होता है, एस्टोमाटा कहाँ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी, यानी पत्ती में, तना में, पत्ती एवं तना दोनों पर। इनमें से कहीं नहीं राइट ऑप्शन होगा। हाइड्रिला पौधा में एस्टोमाटा इनमें से कहीं नहीं होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वार कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से किस रूप में अलग होती है। द्वार कोशिकाएं जो होती है अन्य कोशिकाओं से किस रूप में अलग होती है। तो राइट ऑप्शन इनमें सभी होगा, तीनों ऑप्शन राइट होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सवाल है, अधिचर्मी कोशिकाओं की तुलना में द्वार कोशिकाएं होती है तो कैसी होती है। सही आंसर होगा छोटी होती है। कैसी होती है, छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। एक होता है अंग और एक होता है अंगक। तो जब अंग की बात की जाएगी तो पत्ती कहना है, और अंगक की बात की जाएगी तो कहना है हरित लवक। याद रहेगा। सवाल है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हरित लवक। अंगक में से क हट जाएगा, सिर्फ अंग रहेगा, तो पत्ती राइट ऑप्शन होगा।
अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की क्या भूमिका है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, इनमें 4 पदार्थ प्रमुख होते हैं, इनमें से सूर्य का प्रकाश भी होता है। तो सूर्य का प्रकाश का काम क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यह जल को 2 भागों में बांटता है। मतलब जल के प्रकाशिक अपघटन में इसकी सहायता होती है। किसकी, तो सनलाइट की। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें किस पर निर्भर करती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी पौधे की पत्तियों को काले कागज से पूरी तरह ढक दिया जाए तथा सूर्य के प्रकाश में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। सवाल है यदि किसी पौधे की पत्ती को काले कागज से ढक दिया जाए और सनलाइट में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज का संश्लेषण रुक जाएगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर काफ़ी घट जाती है, क्योंकि क्या कारण है कि घट जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के अणु हरे प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण इसका दर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियां हरी होती है क्योंकि वे पत्ती हरी होती है क्योंकि उनमें क्या होता है, तो हरे प्रकाश का अवशोषण नहीं कर उसका परावर्तन करती है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती है। और पत्तियां हरी इसलिए होती है क्लोरोफिल, मतलब पर्णहरित, क्लोरोफिल को हम पर्णहरित कहते हैं, पर्णहरित के कारण को पत्तियां हरी होती है। और हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में O2 एवं CO2 के बीच संतुलन बना रहता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ग, श्वसन भी होगा प्रकाश संश्लेषण भी होगा, दोनों अहम रोल अदा करता है, इसलिए ग राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो इसका भी सही आंसर होगा लाल। क्या होगा, लाल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या नहीं होता है। इन चारों में से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा CO2 का मुक्त होना, मतलब पेड़ पौधे CO2 नहीं छोड़ते हैं और O2 छोड़ते हैं, वो तो CO2 लेते हैं। तो राइट ऑप्शन ख होगा, जो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। तो श्वसन क्रिया में जो खाद्य पदार्थ होता है उसका विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप हमको ऊर्जा की आपूर्ति मिलती है और सबसे अधिक ऊर्जा हमको श्वसन से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें किस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका श्वसन। श्वसन के क्रिया के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो क्या मुक्त होता है। तो इनमें सभी राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि CO2 भी मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त होता है और जल भी मुक्त होता है। तो राइट ऑप्शन इनमें सभी होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न ATP के अणुओं की संख्या कितनी होगी। सवाल है एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो ATP की संख्या उत्पन्न होगी वो कितनी होगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 38 राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अनॉक्सी श्वसन यानी अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो अवायवीय श्वसन यानी अनॉक्सी श्वसन जो होता है वह कोशिका द्रव्य में होता है। और बात की जाए वायवीय श्वसन की तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखना है अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है और वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले प्रयोग में निम्नलिखित में क्या आवश्यक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बीज अंकुरित हो रहे हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा विमुक्त होता है। तो ऑक्सी श्वसन यानी वायवीय श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा विमुक्त होता है। ग नंबर राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ATP जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ग नंबर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया है। तो किण्वन जो है जिसको हम
फर्मेंशन कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्मेंशन कहते हैं। किण्वन जो है कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है, तो राइट ऑप्शन होगा अवायवीय श्वसन, अनोक्सी श्वसन का उदाहरण किण्वन है। और किण्वन नामक प्रक्रिया से ही शराब का उत्पादन होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मुक्त होती है, तो राइट ऑप्शन होगा सबसे अधिक ऊर्जा ऑक्सी श्वसन यानी वायवीय श्वसन के द्वारा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अभी हम बताए थे सवाल को, वायवीय श्वसन के द्वारा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, इनमें कौन सी प्रक्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, मतलब जरूरी है, तो राइट ऑप्शन होगा श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। मतलब प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, लेकिन श्वसन जो है सभी के लिए, जो पेड़ पौधा और जीव जंतु सभी के लिए श्वसन जरूरी है, इसलिए यही अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनोक्सी श्वसन मतलब अवायवीय श्वसन के बाद कौन सी गैस मुक्त होती है, तो अवायवीय श्वसन के बाद जो गैस मुक्त होती है उस गैस को हम कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन का मतलब लिंग के बिना, तो राइट ऑप्शन इनमें सभी होगा, क्योंकि विखंडन, द्विखंडन और मुकुलन तीनों जो है अलैंगिक जनन का ही पार्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस जीव में द्विखंडन जनन की सबसे सामान्य विधि है, मतलब इनमें किस जीव में द्विखंडन जनन होता है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। द्विखंडन भी अलैंगिक जनन का ही पार्ट्स है। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव दो भागों में बढ़ता है, मतलब जीव की कोशिश, जैसे ये मान लीजिए ये अमीबा हो गया और ये इसका केंद्रक हो गया, तो केंद्रक दो भागों में बढ़ता है और इस तरह दो अमीबा का निर्माण होता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, द्विखंडन बोलेंगे। और बहुत अमीबा का निर्माण होगा तो उसको हम बहुखंडन बोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर दो का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो दो का निर्माण हो रहा है तो द्विखंडन कहेंगे, और बहुत का निर्माण होगा तो बहुखंडन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो मुकुलन में ये प्रक्रिया होती है। हाइड्रा में होता है पुटी निकलती है और यही बड़ी होती है और आगे चलकर नए जीव का निर्माण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, मतलब किन परिस्थितियों में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, तो राइट ऑप्शन होगा अनुकूल परिस्थितियों में द्विखंडन द्वारा जनन होता है और दो जीवों की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, ईस्ट जो है किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कवक, कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव ईस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट के शरीर से निकलने वाला मुकुल किस प्रकार का होता है, तो इसका सही आंसर होगा एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, इनमें किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर का अस्तित्व बना रहता है, मतलब जनन मतलब जनक रहता है, जनन की मृत्यु नहीं होती है। और जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं वे सभी अमर हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो मुकुलन में जो होता है जनक की मृत्यु नहीं होती है, मुकुलन में जनक की मृत्यु नहीं होती है, जनक भी जिंदा रहता है और संतान भी जिंदा रहता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस में द्विविभाजन नहीं होता है, निम्नलिखित में किस में द्विविभाजन मतलब द्विखंडन नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन होगा हाइड्रा में द्विखंडन नहीं होता, हाइड्रा में मुकुलन होता है, बाकी तीनों में द्विखंडन होता है। अगला प्रश्न है, मुकुलन के केंद्रक का निर्माण किस विभाजन द्वारा होता है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा समसूत्री विभाजन जो होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन के द्वारा किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो राइट इसका ऑप्शन होगा इनमें कोई नहीं, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशमिश के दानों को जल में डालने पर किशमिश क्यों फूल जाता है, तो किशमिश के अंदर पानी घुसता है, इसका मतलब अंतःपरासरण के कारण किशमिश फूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फूले हुए किशमिश को शर्करा के सांद्रित घोल में रखा जाता है तो वह क्या होता है, तो वह जो का त्यों मतलब किशमिश जो होता है सिकुड़ जाता है, पहले जैसा हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली है। इसको अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है परासरण की क्रिया में जल विसरित होता है। परासरण की प्रक्रिया में जल विसरित होता है तो अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर विसरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतः परासरण की क्रिया होती है जब कोशिकाओं को रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, किस में रखा जाता है, किस श्रेणी में रखा जाता है। राइट ऑप्शन होगा अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तब अंतः परासरण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है फूले हुए किशमिश को शर्करा के सांद्र घोल में रखे जाने पर यह किस क्रिया द्वारा सिकुड़ने लगता है। तो पानी बाहर आएगा अंदर जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाहर जा रहा था बही परासरण। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बही परासरण जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि किशमिश के शुष्क दानों का वजन 6 ग्राम तथा फूले हुए दानों का वजन 9 ग्राम हो तो कितना % जल किशमिश के दानों के द्वारा अवशोषित हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा 50% जो होगा सही उत्तर होगा, क्योंकि 6 से 9 हुआ मतलब 6 में और 3 जुट गया तो 6 का जो है 3 जो है 50% होगा, क्योंकि 3 ऐड हुआ है इसलिए 50% राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है विसरण क्रिया में गैस द्रव्य तथा विलेय के अणुओं का प्रवाह होता है तो किसमें होता है, कैसे होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। अगला प्रश्न है परासरण की क्रिया। सवाल है परासरण की क्रिया किस प्रकार के विलयन में घटित होती है। तो इसका सही उत्तर होगा परासरण की जो क्रिया होती है वह अतिपरासरी विलयन और अल्पपरासरी विलयन दोनों में होती है, इसलिए राइट ऑप्शन ग हो जाएगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिस विलयन की सांद्रता और परासरण दाब कोशिका के विलयन की तुलना में अधिक हो ऐसे विलयन को हम क्या नाम देंगे। तो ऐसे विलयन को हम अति परासरी विलयन नाम देंगे। इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि एक कोशिका को ऐसे विलयन में डालें जिसका परासरण दाब कोशिका रस के परासरण दाब से अधिक हो तो उसको हम क्या कहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल कोशिका से बाहर निकलेगा, यही इसका राइट ऑप्शन होगा। तो 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि इस चैप्टर का इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सवाल है किशमिश के दानों को जल में रखने पर जल किस रूप में कार्य करता है। तो जल जो होता है वह अल्प परासरी विलयन के रूप में काम करता है, धीरे धीरे किशमिश में वो समावेशित होता है जल। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रियाओं में किसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा परासरण नामक प्रक्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह 10 क्लास का बायोलॉजी का पूरा मतलब 8 चैप्टर का निचोड़ खत्म हुआ। और कल से लगातार चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन में लाऊंगा। कल जैव प्रक्रम मतलब पोषण चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लाऊंगा। तो लगातार मेरे वीडियो पे बने रहिए और अपने मेरे वीडियो से लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।